आप कंटिन्यू करते हैं। काइंडली सारे स्टूडेंट्स को बोलें कि फॉर्म ज्वाइन कर लें सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके जी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ जितना हमने आज से पहले किया है, सो दैट थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, शेयरिंग मैंने ऑन कर दिया। यहाँ से देखें ये यूजिंग सिस्टम की नेम स्पेस, अब मैंने यूजिंग सिस्टम यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन से पहले सिस्टम डॉट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर मैंने ये यूज़ नहीं किया होता तो अब ये मुझे कंसोल पे एरर दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे सिस्टम यूज़ करूँगी, सिस्टम डॉट। तो अब ये मेरे पास एरर रिमूव हो गया। लेकिन अब इसका क्या होगा कि मुझे जब जब कंसोल के मेथड की ज़रूरत होगी मुझे बार बार सिस्टम 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 यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए बेटर ये कि मैं सिस्टम की नेम स्पेस ऊपर ही यूज़ कर लूँ, यूजिंग सिस्टम। ठीक है, और यूज़ करने के बाद भी अगर आप सिस्टम यहाँ रहने देंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं हम। क्लास वही कैलकुलेटर वाली देख लेते हैं। ठीक है, क्लास मैंने क्रिएट कर ली। क्लास का कीवर्ड एंड देन नेम ऑफ क्लास जिसको मैंने कैलकुलेटर रखा है, और क्लास का एक्सेस मॉडिफायर मैंने पब्लिक रखा है। ठीक है, मैंने क्लास बना ली सेम नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, एक ही नेम स्पेस के अंदर मेरे पास दो क्लासेस हैं, एक प्रोग्राम की नाम की जो कि ड्राइवर क्लास होगी, और एक और जो मैंने कैलकुलेटर की बनाई है विच इज़ यूटिलिटी क्लास। कैलकुलेटर के अंदर मैंने 3 फील्ड्स ले लेते हैं, पब्लिक इंट ए, पब्लिक इंट बी, एंड अनदर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पब्लिक इंट सी। और ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं, क्लास कैलकुलेटर के डेटा मेंबर्स हैं। मींस इनको एक्सेस करने के लिए पहले मुझे कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर मैं इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। दीज आर डेटा मेंबर्स एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग पब्लिक इंट ऐड का एक मेथड जो कि 3 इनपुट लेगा, इंट v1 कॉमा इंट v2 कॉमा इंट v3। यस में हम इनपुट नहीं देते। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि ऊपर जो हमने 3 डेटा मेंबर्स लिए हैं क्लास के, उसको हम क्या करें, उनको ऐड करवा दें और ऐड करके रिजल्ट में स्टोर करवा दें, और फिर यहाँ पे हम रिटर्न करवा दें रिजल्ट को। ठीक है, वैसे ही जैसे हम पहले मेथड बनाते थे। मैम ये जो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए इसके साथ पब्लिक लगाना ज़रूरी है तीनों के अगर साथ? नहीं लगाएंगे तो प्राइवेट हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कंसीडर करेगा। ठीक है, मैं अभी अभी क्योंकि हमने प्राइवेट नहीं पढ़ा इसलिए हम पब्लिक वाली अजम्पशन पे ही चल रहे हैं। तो मैंने ये डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए। मैं चलिए यहाँ पे कमेंट्स भी करके बता देती हूँ कि ये मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं और ये मेरे पास क्या है, मेंबर फंक्शंस। देखिए, आप इसको मेंबर फंक्शंस कह लें या मेंबर मेथड कह लें, यूजली हम इनको मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास, ये डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास यानी कि कैलकुलेटर की क्लास के ये डेटा मेंबर्स हैं। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए। एंड देन वी हैव मेंबर फंक्शन ऑफ, तो जो मेथड होंगे उनको हम मेंबर फंक्शन कह रहे हैं और जो वेरिएबल्स होंगे वो डेटा मेंबर्स हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक ऐड का मेथड डिक्लेयर किया जो बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसमें रिटर्न टाइप मैंने रखी है इंटीजर। पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर, इंट इज द रिटर्न टाइप एंड ऐड इज द नेम ऑफ मेथड। और मेथड की बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये जो ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी उसको ऐड करो
और रिजल्ट में स्टोर करो और रिटर्न कर दो रिजल्ट को। सिमिलरली मैंने एक और मेथड बनाया, पब्लिक इंट सब, ठीक है। इसमें हम क्या कर देते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, और रिटर्न हो जाए मेरे पास रिजल्ट। देखा आपने कि ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास लोकल वेरिएबल्स हैं। ये जो a बी और सी और ये ए बी और सी, ये वही ए बी सी हैं, ये जो मैंने क्लास के डाटा मेंबर्स रखे हैं। जबकि ये रिजल्ट इस मेथड का अपना लोकल वेरिएबल है और इस रिजल्ट का स्कोप इसी फंक्शन के अंदर है, इसी मेथड के अंदर है। ये वही पीएफ वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। बट ये ए बी और सी और ये ए बी और सी ये वही है जो क्लास के डाटा मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे इंट रिजल्ट देखें, इस मेथड के अंदर मैंने इंट रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर किया है। अगर ये एक होता तो मैं सिर्फ रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी कर देती। ये मैंने अलग अलग वेरिएबल्स रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट इसका स्कोप इसी मेथड के अंदर है और ये वाला रिजल्ट एक अलग वेरिएबल है। दोनों अलग मैम ये अलग लोकल वेरिएबल्स हैं। रिजल्ट जो है ये अलग अलग डिक्लेयर क्यों करवाया हर मेथड में? अलग लोकल वेरिएबल है ना, यही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने चाह रही हूँ कि ए बी और सी इसका एक रिजल्ट मतलब इनका जो सम आए वो एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूँ, उसका नाम मैंने रिजल्ट कर दिया और मैं उसको रिटर्न करवा दूँ। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें, ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं आप इसको इंट आर ई एस कर दें, अलग वेरिएबल रख दें, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, चाहे आप नाम सेम रखें या डिफरेंट रखें। ये टोटल अलग वेरिएबल है, ये टोटल अलग वेरिएबल है। इसका स्कोप, इस वाले रिजल्ट का स्कोप इस बॉडी के अंदर है बस, इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। ये जो इंट आर ई एस मैंने रखा है इसका स्कोप इस मेथड के अंदर है। आप चाहे तो सेम नाम रखें, आप चाहे तो अलग नाम रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। बस ये ए बी और सी ये वही हैं जो ऊपर वाले डाटा मेंबर्स हैं, ए बी और सी। तभी इसको मैंने दोबारा से इंट ए इंट बी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं एक मेथड और यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ, पब्लिक, क्योंकि कुछ भी रिटर्न ना करे, वॉइड, और इसमें मैं प्रिंट करवा दूं ऑल। काइंडली अपना माइक ऑफ कर देंगे जिसका भी माइक है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में प्रिंट करवा देते हैं 0, 1, 2, ठीक है, ये ऐसे प्रिंट हो जाए, A, B, C। ये ए बी और सी हमारे पास प्रिंट हो जाए। मैंने एक और मेथड और एक मेथड हम और बना लेते हैं जिसमें मैं ऐसे ही कुछ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, पब्लिक वॉइड लेट्स से प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट दे दिया, स्ट्रिंग एस। क्या कह रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन पे वो स्ट्रिंग पास हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये मेरे पास यूटिलिटी क्लास कंप्लीट हो गई। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि मैंने इस क्लास में क्या किया है। मैंने एक कैलकुलेटर की क्लास बनाई, पब्लिक रखा इस क्लास को, 3 मेंबर डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए, इंट ए इंट बी इंट सी, तीनों को पब्लिक रखा, क्योंकि अगर मैं पब्लिक नहीं करूँगी तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंपाइलर इसको प्राइवेट कर देगा, इसीलिए मैंने इसको पब्लिक रखा है, सो दैट इट कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास एज वेल। फिर मैंने मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया कैलकुलेटर के लिए, एक मेथड बनाया ऐड का, जो इन तीनों नंबर्स ए बी सी को ऐड करे और रिजल्ट में स्टोर करवा के रिटर्न करवाते रिजल्ट। फिर मैंने एक और मेथड बनाया सब का, जो ए में से बी को माइनस करे फिर सी को माइनस करे, जो भी रिजल्ट आए उसको आर ई एस के वेरिएबल में रखे और रिटर्न कर दे आर ई एस को। फिर मैंने एक और मेथड बनाया प्रिंट ऑल का, जिसमें ए बी सी तीनों को मैंने प्रिंट करवा दिया। और फिर मैंने एक और मेथड बनाया प्रिंट स्ट्रिंग का, जिसको मैंने डिक्लेयर किया कि ये एक इनपुट लेगा स्ट्रिंग और उस स्ट्रिंग को मैंने पास कर प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन में। ये क्लास एंड हो गई। अब इस क्लास को एक्सेस करने के लिए, यानी कि ये सारा डाटा जो है ये इनकैप्सुलेट हो गया विद इन अ क्लास, ये ए बी सी ये ऐड ये सब विद इन अ कैलकुलेटर क्लास मेरे पास क्या हो गया, इनकैप्सुलेट हो गया, हाइड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे हालांकि मैंने ए को पब्लिक रखा है, ए बी एंड सी आर पब्लिक, दिस ऐड मेथड इज ऑल्सो पब्लिक। तो अगर मैं इसको, अगर दोबारा से मैं आउटसाइड द क्लास मेन मेथड में जाके मैं कॉल करूं ऐड, जैसे हम पहले करते थे, ठीक है,
द नेम एड डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये जो एड मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है, इसको मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रही हूँ, और ये मेरे पास एक्सेस नहीं हो रहा बिकॉज इट इज इनकैप्सुलेटेड इनसाइड कैलकुलेटर क्लास। इन ऑर्डर टू एक्सेस दिस एड, और इन ऑर्डर टू एक्सेस a इज इक्वल टू 10, लेट्स से, मुझे क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 10 पे भी एरर देगा, द नेम a डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये a जो है इसके स्कोप से ही बाहर है, ये क्लास के अंदर मैंने इनकैप्सुलेट कर दिया, मीन्स इसको हाइड कर दिया। इन दोनों चीजों को एक्सेस करने के लिए आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास फर्स्ट। तो पहले मैं क्या करूंगी, कैलकुलेटर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है हमारे पास, कैलकुलेटर नेम ऑफ क्लास, जो आपकी क्लास का नाम है, अगर आप उसको पब्लिक करेंगे तभी आउटसाइड द क्लास आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगी तो उसका नेम मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। लेट्स से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने कहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज C1 इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड एंड देन कैलकुलेटर। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ मैं C1 डॉट ऐड करूंगी, देखिए जैसे ही मैं C1 करूंगी, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का। नाउ आई कैन यूज ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ क्लास विद दिस ऑब्जेक्ट नेम। जैसे ही मैंने C1 ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं जैसे ही C1 डॉट करूंगी तो ये देखें A B C ऐड, प्रिंट ऑल, प्रिंट स्ट्रिंग, सब, ये सारे मेथड्स जो मैंने उस क्लास में बनाए थे ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहे हैं। नाउ आई कैन यूज एनी ऑफ दिस। अब कुछ चीजें ऐसी भी आ रही है, इक्वल्स, डंप, गेट हैश कोड, गेट टाइप, जो कि मैंने नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो कंपाइलर ने क्लास से रिलेटेड जो जो इक्विवेलेंट मेथड जो होने की है वो ऑटोमेटिकली खुद से उसने क्रिएट कर लिया आपके कंपाइलर ने। तो कुछ आपने एज ए डेवलपर एक्सप्लिसिट मेथड्स बनाए और कुछ ऐसे हैं जो इम्प्लिसिट आपके कंपाइलर ने खुद से क्रिएट कर दिया, लाइक डंप, इक्वल्स, गेट हैश कोड, गेट टाइप। ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद से हो गया। और ये वो चीजें हैं जो मैंने बनाई, A B C ऐड का मेथड, प्रिंट ऑल का मेथड, प्रिंट स्ट्रिंग एंड सब। लेट से मैं यहाँ से कॉल करती हूँ C1 डॉट ऐड का मेथड। ठीक है, ऐड का मेथड क्या कर रहा है, A B और C की वैल्यूज को ऐड करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। जब मैं रन करूंगी तो कुछ भी शो नहीं होगा मेरे पास। क्यों शो नहीं होगा, क्योंकि जब वो रिजल्ट प्रिंट करके ला रहा है तो क्या होगा, मैंने उसको कहीं कंसोल पे प्रिंट ही नहीं करवाया। देखने वाली कमाल, ये लास्ट वाला मेथड सिंपल एक मेथड है जो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहा है बस। स्टार्ट से सिंक रहा करें ना, आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं और फिर मिडिल ऑफ लेक्चर पे क्वेश्चन करते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है फिर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, C1 डॉट ऐड जब कॉल करूंगी तो ये C1 ऑब्जेक्ट C1 के लिए ऐड का मेथड कॉल करेगा। देखें अब एरर नहीं आया, ऐड का मेथड कॉल हुआ, ये यहाँ गया ऐड के मेथड में, इसने A B और C को ऐड कर दिया। मीनवाइल मैंने A B और C की कोई भी वैल्यूज नहीं दी, ठीक है, कोई भी वैल्यूज नहीं दी। ये A B C को ऐड करेगा, रिजल्ट में स्टोर करेगा और रिजल्ट रिटर्न करवा देगा। कहाँ रिटर्न करवाएगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ है। अब जब वो रिटर्न करके लाएगा तो मैंने तो उसको कहीं प्रिंट ही नहीं करवाया, इसलिए मेरे पास कहीं प्रिंट नहीं हो रहा। तो हम इस मेथड की कॉलिंग को कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट के अंदर कर देते हैं, जैसे हम पहले भी करते आए हैं पीएफ में, सो दैट जो रिटर्निंग मेथड हो उसका जो रिजल्ट आए वो हमारे पास शो हो। अब जब मैं रन करूंगी तो 0 आएगा। अब ये 0 कैसे आया, आप लोगों को थोड़ी देर पहले जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये एक स्पेशल मेथड के तौर पे यूज होती है, जो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमारे जितने भी डेटा मेंबर्स हैं क्लास को उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होती है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर C1 इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर कॉल करूंगी तो ये न्यू क्या करेगा, रन टाइम पे जाके मेमोरी को स्पेस देगा C1 को, और C1 के लिए ये जो कैलकुलेटर है, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये क्या कर देगा, हर डेटा मेंबर को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देगा। ए की डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसी तरह बी, वो भी इंटीजर है, बी की भी जो है वो इंटीजर है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। जब हमने पीएफ में डेटा टाइप पढ़ी थी तो बहुत डिटेल में देखा था। इसी तरह सी, इसके डेटा टाइप इंटीजर है, तो इंटीजर की भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है।
तो ये क्या करेगा, आपका कंपाइलर मेमोरी में जाके C1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा और C1 के लिए A, B और C तीनों वैल्यूज को 0 कर देगा। फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन C1 के लिए ऐड के मेथड को कॉल किया। तो ये ऐड का मेथड उठाएगा C1 के लिए, ऐड के मेथड में जाएगा, A, B, C उठाएगा कौन सा वाला जो C1 के साथ मैंने लिंक किया था, 0 0 0 रिटर्न कर देगा 0, रिजल्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 + 0 + 0 0, रिजल्ट 0 हो गया, रिटर्न हो जाएगा 0, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट हो गया 0। सिमिलरली यही चीज मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, कैलकुलेटर C2, नया ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये भी यही करेगा C2 के लिए। इस स्टेटमेंट के बाद ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा, C2 के लिए A, B और C तीनों को 0 कर देगा। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं C2 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए A, B, C को खुद से वैल्यूज असाइन करूँ। तो मैं क्या करूँगी, C2 डॉट A इज इक्वल टू 10। इसी तरह मैं दे दूँ C2 डॉट B इज इक्वल टू 20। कोई भी वैल्यू आप देना चाहें आप दे सकते हैं। इसी तरह C2 यानी कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना है उसके लिए C की वैल्यू क्या कर दो, 30। ठीक है, तो अब ये मेमोरी में जाके ये क्या होगा, C2 का जो ऑब्जेक्ट बना है, C1 का ऑब्जेक्ट अलग है, अलग स्पेस में मेमोरी में पड़ा है, उसके लिए A, B और C की वैल्यू 0 है क्योंकि मैंने सेट ही नहीं करवाई। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया C2, ये मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, प्रीवियस वाला अपनी जगह पे रहेगा, उसको कुछ नहीं चेंज करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई स्टूडेंट नया एनरोल होता है क्लास आईडी में, तो हर स्टूडेंट का एक अपना नेम है, एक अपनी स्टूडेंट आईडी है, तो नया स्टूडेंट ऐड होता रहेगा, प्रीवियस वाले का डाटा कुछ चेंज नहीं होगा। नया वाला ऑब्जेक्ट आया, ऐड हो गया, फिर नया ऑब्जेक्ट आया, ऐड हो गया। तो मैंने ये एक और ऑब्जेक्ट बना C2 का, C2 डॉट A, C2 के लिए A की वैल्यू 10 हो गई, C2 के लिए B की वैल्यू 20 हो गई, C2 के लिए C की वैल्यू 30 हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और C2 के लिए ही ऐड का मेथड कॉल कर रही हूँ, C2 डॉट ऐड। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो ये क्या करेगा, C1 डॉट ऐड कॉल करेगा, वही ऐड का मेथड C1 के लिए जो वैल्यूज थी A, B, C उसके लिए ऐड करेगा। तो C1 के लिए A, B और C की वैल्यू 0 थी, तो ऐड का मेथड यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 0। फिर मैंने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया C2 के लिए A की वैल्यू सेट करी, B की और C की, और मैंने कॉल कर दिया C2 डॉट ऐड, यानी कि C2 के रिस्पेक्ट से वही ऐड का मेथड कॉल कर दिया। तो वो जो ऐड का मेथड है ये ABC की वैल्यू उठाएगा, लेकिन किसके लिए, ऑब्जेक्ट 2 विच इज C2, जो मैंने 10 20 30 रखा है। तो ये क्या करेगा, 30 + 20 + 10 60 और रिटर्न कर देगा 60। एक ही मेथड है लेकिन दो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट जिसके नाम के साथ वो एक्सेस हो रहा है, और विदाउट ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि अगर आप C1 के लिए भी वैल्यू देना चाहें, ये तो अगर आप नहीं देंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा। लेकिन अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने C2 के लिए दिया था, आप C1 के लिए भी दे सकते हैं। C1 डॉट A इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, C1 डॉट B इज इक्वल टू 15 कर देते हैं, C1 डॉट C इज इक्वल टू लेट से 4 कर देते हैं, और फिर उसके बाद कॉल करवाते हैं C1 डॉट ऐड। तो ये C1 डॉट ऐड क्या करेगा, रन 20 एंड 60। इसी तरह हमने वहां पे एक मेथड यूज किया था प्रिंट ऑल का। सो मैं C1 के लिए प्रिंट ऑल कॉल करती हूँ, तो वो मुझे क्या वैल्यूज दिखाएगा, C1 की सारी वैल्यूज। हो गया, ठीक है। C1 डॉट प्रिंट ऑल वाला मेथड एक ही है प्रिंट ऑल का, और इसी तरह मैं कॉल करवा देती हूँ C2 डॉट प्रिंट ऑल। एक ही मेथड है जो A, B, C और की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। अब इसको रन करेंगे, देखें C1 के लिए वो क्या दे रहा है, जो मैंने वैल्यू दी थी 1 15 एंड 4, और C2 के लिए वही मेथड क्या वैल्यू दे रहा है, 10 20 30। सो दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, इसीलिए हम क्लास बनाते हैं। एक दफा क्लास बना दी,
और इसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट अपनी ओन कॉपी रख रहे हैं विदाउट इंटरफेयरिंग और अपडेटिंग वैल्यूज ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। यूजर डिफाइन मतलब यूजर से इनपुट लेना है, तो ये और आसान हो जाएगा। यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पे जहां आपने वैल्यूज हार्ड कोड की हैं, इंटीजर है, सो कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए था और आप लोगों को आंसर करना चाहिए था। ये यूजर से इनपुट हो गया। आप चाहें तो एक स्ट्रिंग भी दे दें, कंसोल डॉट राइट लाइन enter value for a comma b comma c for ऑब्जेक्ट। चाहे तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी प्रिंट करवा दें, तो इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह यही हम स्टेटमेंट सब में चला देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब हम इसको रन करते हैं। एंटर वैल्यू फॉर ए बी सी ऑब्जेक्ट 1 के लिए। सो ऑब्जेक्ट 1 हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू कोई भी दे दें, 10 दे दें, 15 दे दें और 20 कर दें। तो ये इन्हीं वैल्यूज की बेसिस पे 10, 15, 20 इनको सम करके 45 दे देगा। फिर जब मैं इसको दोबारा रन करूंगी, मैंने ऑब्जेक्ट 1 के लिए अब मैं नेक्स्ट वैल्यू दे रही हूँ। लेट्स से मैंने कहा 2, 1 एंड क्या वैल्यूज दी, 2, 1, 5। इसने क्या दे दिया, 2, 1, 5 ऐड कर दिया 8। और वो जो ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैंने हार्ड कोडेड वैल्यूज रखी थी, वो वही हार्ड कोडेड वैल्यूज को बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप देखें तो यही एक ऐड का मेथड है और साथ साथ प्रिंट ऑल का मेथड है, जो मैंने एक ही दफा क्लास में डिफाइन किया है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रही हूँ, इसीलिए मुझे क्या कर रहा है, ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी ओन वैल्यू मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और जब मैं जिस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ एक्सेस कर रही हूँ, उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करके मुझे रिजल्ट दे रहा है। So that is the main concept of class and object. एक class बनाई and we can create multiple objects of that class. So class work here like a template जिसको कस्टमाइज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आप और मेथड यूज कर लें, स्ट्रिंग वाला मेथड अगर हम यूज करना चाहें, लेट्स से मैं कह रही हूँ C1 डॉट C1 डॉट स्ट्रिंग वाला था ना, प्रिंट स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा था। यहाँ पे लेट्स से मैं पास कर देती हूँ ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया। इसको रन कर देते हैं। ए बी सी की वैल्यूज मांगेगा, मैंने 2, 5, 6 सेट से। इसने मुझे 2, 5, 6 और क्या प्रिंट कर दिया, ऑब्जेक्ट 1, जो मैंने स्ट्रिंग पास किया था। ये वो स्ट्रिंग पास हो गया प्रिंट स्ट्रिंग के मेथड में। ये प्रिंट स्ट्रिंग का मेथड, इसमें एस में वो स्ट्रिंग पास हुआ ऑब्जेक्ट 1, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे एस प्रिंट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट हो गया। अगेन दिस एस इज लोकल वेरिएबल फॉर मेथड प्रिंट स्ट्रिंग। अब मैं यही मेथड कॉल करूंगी अगर ऑब्जेक्ट 2 के लिए, C2, तो मैं कॉल कर रही हूँ C2 डॉट प्रिंट स्ट्रिंग, और इसमें मैं कर देती हूँ पास ऑब्जेक्ट 2, और इसको रन कर देती हूँ। अगेन वो मुझसे वैल्यूज मांगेगा, वैल्यू दे दी मैंने 5, 3, 2। लेट्स से ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एक ही मेथड है, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स विच वी हैव क्रिएटेड। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? बहुत डिटेल में आज जाके मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर दूंगी, वो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख ले।
एक बार प्राइवेट क्लास भी बना के दिखा दें। प्राइवेट क्लास नहीं बनेगी, प्राइवेट हम एक्सेस मॉडिफायर रखेंगे। अगर आप क्लास को प्राइवेट कर देंगे फिर तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकेगा, फिर वो क्लास यूजलेस हो जाएगी। अगर मैं इस क्लास को प्राइवेट कर देती हूँ या पब्लिक हटा देती हूँ, अच्छा सेम ही क्लास के अंदर है, जी एग्जैक्टली आप जितने ऑब्जेक्ट बनाए बना सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए आप वही सेम मेथड कॉल कर सकते हैं, बट वही सेम मेथड हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा यूजर इनपुट को ही तो ये ऐड कर रहा है, जो मैंने यूजर इनपुट लिया है ए बी और सी, और फिर C1 जब कॉल कर लिया C1 डॉट एड, तो वो वही वैल्यू देगा जो यूजर ने इनपुट दिया है। जो यूजर इनपुट दे रहा है वो मेमोरी में जाके ऑब्जेक्ट C1 के लिए ए की वैल्यू, C1 के लिए बी की वैल्यू और C1 के लिए सी की वैल्यू, चाहे वो आप हार्ड कोड करें चाहे वो आप यूजर से इनपुट करें, ये वाला यहाँ तक इस लाइन के बाद तो हर चीज 0 0 0 होगी, वो तो होगी। उसके बाद फिर जब आप ये वन बाय वन यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ये वन बाय वन इनपुट जो उसने मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाया है C1, उसके लिए यूजर जो इनपुट देगा उसी के रिस्पेक्ट से वो ऑब्जेक्ट 1 के लिए ए बी और सी की वैल्यू मेमोरी में रख देगा। और फिर जब मैं यहाँ से कॉल करूंगी C1 डॉट एड, तो वो क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा C1 के लिए ए बी और सी, ये जो जो वैल्यूज रखी है ए बी और सी जो यूजर से इनपुट लिए हैं, वो वैल्यू उठाएगा, उनको ऐड करेगा और रिजल्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हम क्लास को प्राइवेट कर देंगे, पब्लिक हटा देंगे, तो फिर हमारे पास एरर आएगा, इसलिए हम क्लास को पब्लिक रखते हैं। जी अमर, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? ओके गुड। जी बहुत आसानी हो गई क्योंकि हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया। अच्छा, अब हमने देखा पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अब लेट से इसको मैं यही रहने देती हूँ, मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, उसको मैं कर देती हूँ प्राइवेट इंट डी। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया प्राइवेट इंट डी। अब वहां पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं C1 डॉट ए भी कॉल कर सकती हूँ, C1 डॉट बी डॉट सी। एक चीज नोट कीजिएगा, मैं जैसे ही C1 डॉट कर रही हूँ, ए बी और सी आ रहा है लेकिन डी नहीं आ रहा, ऐसे ही है। C1 ए को एक्सेस कर सकता है, C1 बी को एक्सेस कर सकता है, C1 सी को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये तीनों मैंने पब्लिक रखे हैं। लेकिन डी को मैंने प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट की क्या लिमिटेशन है कि प्राइवेट वाला जो आपने जिस चाहे मेथड को प्राइवेट किया है, चाहे आपने यूजली हम जो है वो डेटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं, क्लास को और मेथड को हम प्राइवेट नहीं करते, क्योंकि अगर मेथड को प्राइवेट कर दिया तो वो मेथड कॉल ही नहीं हो सकेगा आउटसाइड द क्लास, और अगर कॉल ही नहीं हो सकेगा तो फिर उसका फायदा नहीं है, वो फिर विद इन अ क्लास ही एक्सेस। अगर आपने कोई ऐसा मेथड बनाना है जिसको आप विद इन अ क्लास ही कॉल करवाना चाहें तो फिर आप उसको तब प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड है जिसको आप चाह रहे हैं कि आउटसाइड क्लास भी उसको एक्सेस करवाना है और उसको आपने प्राइवेट कर दिया, तो वो बिल्कुल यूजलेस होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वही कैलकुलेटर वाली क्लास में एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डी, और उसका एक्सेस मॉडिफायर मैंने रख दिया प्राइवेट। और वहां ऊपर जाके जहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही थी, यहीं से मैंने C1 से देखा C1 डॉट, तो C1 के लिए A B एंड C आर एक्सेसिबल बिकॉज दे ऑल आर पब्लिक, लेकिन वो जो D वाला मैंने प्राइवेट रखा था वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि मैंने उसको प्राइवेट रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर मैं यहाँ पे D जो है वो उसको प्राइवेट रखा है, तो ये कहाँ एक्सेस होगा, इसी क्लास के अंदर। A प्लस सी प्लस डी क्लास के अंदर कहीं भी यूज हो सकता है किसी भी मेथड में। इसी तरह मैं ए बी माइनस डी, ठीक है, अब मैं प्रिंट ऑल करवा दूं 0 1 2 3, तो हम इसको ए बी सी कॉमा डी, देखें कहीं एरर नहीं दे रहा, विद इन अ क्लास में इसको एक्सेस करवा रही हूँ, कहीं एरर नहीं दे रहा।
ठीक है, वैल्यू किसके लिए मांग रहा है, ए बी सी, मैंने वैल्यू दे दी 5 3 2। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर दिया, क्योंकि प्राइवेट को मैं एक्सेस नहीं कर सकती, मैंने उसकी वैल्यू अपडेट नहीं की, और ये कंस्ट्रक्टर, ये जो कैलकुलेटर, ये जो स्पेशल मेथड है, ये क्या करेगा, डी को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट करेगा। इंटीजर है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। हर ऑब्जेक्ट के लिए उसने डी को क्या कर दिया, सेट। बट मैं डायरेक्ट डी को एक्सेस नहीं कर रही, डी का नाम यहाँ पे मैंने कहीं नहीं यूज किया। ए बी और सी को तो मैंने एक्सेस कर लिया ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, लेकिन डी को मैंने डायरेक्ट कहीं एक्सेस नहीं किया। लेकिन अब क्वेश्चन हेयर इज दैट कि अगर मैं उस डी की वैल्यू को भी मॉडिफाई करना चाहूँ अदर देन 0, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं इस डी को 10 कर दूं। ठीक है, अब हम रन करते हैं, वैल्यू मांगेगा मुझसे 5, लेट्स से 6 कर दिया मैंने इनपुट, एंड 4। ठीक है, इसने हर दफा हर ऑब्जेक्ट के लिए डी की वैल्यू 10 रखी, क्योंकि मैंने इसको यही वैल्यूज दे दी 10। तो हर दफा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ए बी सी की वैल्यू कैन बी चेंज, बट डी की वैल्यू वुड रिमेन सेम विच इज 10। एक पॉसिबिलिटी ये विच इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंडेड क्या है कि आप प्राइवेट फील्ड को एम्प्टी छोड़ें, और इसको एक्सेस करने के लिए यू कैन क्रिएट गेटर एंड सेटर मेथड्स। यानी कि ये इस फील्ड को प्राइवेट रखें, और इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए आप दो मेथड यूज करें, एक गेटर मेथड एंड एक सेटर मेथड। गेटर मेथड क्या करेगा, इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए यूज होगा, और सेटर मेथड इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेथड बनाती हूँ, पहले बनाती हूँ सेटर मेथड। तो सेटर मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, पब्लिक वॉइड, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप वॉइड रखी है, और इसको हम कर देते हैं सेट डी। ठीक है, मेथड का नाम। और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक इंटीजर दे देती हूँ इनपुट, इंट, लेट से हम इसको कर देते हैं, क्या नाम दें, एक्स कर देते हैं, कि यूजर ये मेथड कॉल करे और इसमें एक वैल्यू पास करे, और जो यूजर वैल्यू पास कर रहा है वो ये जो प्राइवेट फील्ड है डी, इसमें सेट हो जाए। तो अगर आप देखें, मैं इनडायरेक्टली डी में वैल्यू सेट करवा रही हूँ थ्रू मेथड। और फिर मैं इसके लिए, मुझे एक सेटर मेथड चाहिए होगा, सेटर मेथड के लिए मुझे रिटर्न टाइप चाहिए होगी, इंटीजर है तो मैं इसकी रिटर्न टाइप रखूंगी इंट, और नाम दे देते हैं गेट डी, जो कि कुछ इनपुट नहीं लेगा, और इस मेथड की बॉडी में हम कर देते हैं रिटर्न डी। और ये क्या रिटर्न करेगा, डी जो एक्स के थ्रू वैल्यू सेट हुई है। अब इससे होगा क्या कि मैं डी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, बट मैंने ये मेथड्स पब्लिक रखे हैं, आई कैन एक्सेस दीज मेथड्स थ्रू द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को इन मेथड्स को कॉल करते वक्त मैं एक वैल्यू पास कर दूंगी। लेट्स से मैं चाह रही हूँ ऑब्जेक्ट 1 के लिए जो C1 है, उसके लिए मैं डी की वैल्यू करूँ 40 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, C1 डॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया C1 डॉट सेट डी, और सेट डी में मैंने 40 पास कर दिया। तो ये 40 कहाँ चला जाएगा, सेट डी का मेथड कॉल होगा क्लास का, और 40 इनपुट चला जाएगा। तो ये देखिए, क्लास का सेट डी वाला मेथड कॉल होगा, और मैं जो 40 पास कर रही हूँ वो यहाँ इस एक्स में पास हो जाएगा, जो कि लोकल वेरिएबल है। और इस मेथड की बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो 40 है वो 40 डी को असाइन हो जाएगी। सो मैंने इनडायरेक्टली एक प्राइवेट फील्ड को पब्लिक मेथड के साथ वैल्यू असाइन की है। ठीक है, डी इज इक्वल टू एक्स हो गया। एंड नाउ अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं ये देखना चाहूँ जो वैल्यू मैंने सेट की है वो सेट भी हो गई है या नहीं। तो उसके लिए मैं कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड यूज करूंगी, और यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगी, C1 डॉट गेट डी वाला मेथड, जो कि कुछ भी आगे फर्दर आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। ठीक है, अब हम इसको रन कर देते हैं। 3 वैल्यूज मांगेगा ए बी सी के लिए, ए की वैल्यू मैं कर देती हूँ 5, बी की वैल्यू कर देते हैं 3 2, और देखें डी की वैल्यू जो मैंने गेट डी करवाई, जो मैंने 40 सेट करी थी, इसने मुझे C1 डॉट गेट डी कंसोल डॉट राइट लाइन पे 40 प्रिंट कर दिया। और क्या वैल्यू हो गई, 5 3 2 एंड 40, और इनका सम क्या आया, 40 प्लस 2 42 प्लस 3 45 प्लस 5 50। तो ये मेरे पास सम 50 हो गया। अब यही चीज मैं ऑब्जेक्ट 2 के लिए करना चाह रही हूँ,
सो ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैं क्या करूंगी, C2 डॉट सेट डी, इसके लिए मैं डी कर देती हूँ 10, ठीक है, और मैं C2 डॉट प्रिंट ऑल करवा देती हूँ और C2 डॉट ऐड करवाऊंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए इसने क्या किया, मुझे 10 20 30, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट 2 के साथ 10 वैल्यू सेट करवाई, ये 10 वैल्यू सेट कर दी और इन सब का सम कर दिया, तो सम मेरे पास कितना आया, 30 प्लस 10 40 प्लस 20 60 प्लस 10 70। तो आप इस तरीके से प्राइवेट फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। सेट के मेथड में कंसोल डॉट रीड लाइन क्यों लिखेंगे, यूजर से इनपुट लेना है। अगर आपने, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो यार, ये तो कॉमन सेंस है ना कि अगर आपने यूजर से इनपुट लेना है तो एक वेरिएबल ले लो, int x इज इक्वल टू convert डॉट टू int 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, यूजर से इनपुट ले लिया, वो इनपुट x में स्टोर हो गया और यहाँ पे आप x पास कर दो तो वो यूजर से इनपुट लेगा। आप जो वैल्यू दोगे d की, चाहो तो उसको प्रिंट भी करवा दो, कंट्रोल C, ताकि आपको पता हो कि ये आप d के लिए दे रहे हो। एंटर वैल्यू फॉर d, अब रन करो। पहले लेगा एंटर वैल्यू फॉर ABC, मैंने वैल्यू दी 5 3 2, एंटर। अब वो कह रहा है एंटर वैल्यू फॉर d, और ये वैल्यू किसके थ्रू जाएगी, ये पब्लिक मेथड के थ्रू जाएगी। सो एंटर वैल्यू फॉर d पे मैंने वैल्यू दे दी 15 लेट से, तो इसने क्या कर दिया, 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 15 जो मैंने यूजर से इनपुट लेके पास किया, और इसका सम करके ये मुझे क्या प्रिंट कर देगा, 25। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू C2 के लिए 10 थी, मैंने 10 पास की थी तो इसने इसको 10 ही रखा है। अच्छा, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन कर लें, d डॉट सेट dx, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें आप वेरिएबल नाम ना लिखें, कंट्रोल C और x के बजाय। बट ये एक गुड अप्रोच नहीं होगी कि आप इतना डायरेक्ट जा रहे हो, तो फिर आप ये भी कर सकते हो, उस पर भी कोई एरर नहीं आएगा। अगर आप रखना चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। ये गेटर और सेटर मेथड की फंक्शनैलिटी क्लियर है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, सो दैट वी कैन इनडायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल। हम आउटसाइड द क्लास प्राइवेट वेरिएबल्स की फील्ड को डायरेक्टली एक्सेस किए बगैर मेथड के थ्रू हम डी को सेट और रिटर्न करवा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे डायरेक्ट डी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे।